दिल्ली बीमार कौन जिम्मेदार, यही है आज का मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त मुद्दा का है। दिल्ली में दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों और देश भर से मरीज आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, कुछ जमीन बेचकर तो कुछ गहने और कुछ दूसरी चीजें बेचकर। लेकिन दिल्ली में जान बचाने के लिए वो जिस अस्पताल का रुख करते हैं वहां ऑपरेशन के लिए मिलती हैं तारीखें, लंबी तारीखें, दवा और जांच के लिए बाहर का रास्ता और इलाज से पहले हड़ताल। कुछ यही हाल आज दिल्ली के 17 बड़े अस्पतालों का रहा, जहां हड़ताल की तख्ती लटकी थी। आखिर कौन है इस अराजक स्थिति के लिए जिम्मेदार, देखिए ये रिपोर्ट। बेबस मरीज एक उम्मीद लिए पहुंचता है अस्पताल। दर्द से निजात पाने की उम्मीद में, बच्चे भी बनाना बंद कर दिए, जिंदगी पाने की उम्मीद में, इस उम्मीद में कि सेहत के लिए इस मंदिर के देवता उन्हें तंदुरुस्ती की खुराक देकर दुनिया का सबसे बड़ा धन देंगे। लेकिन दिल्ली के अस्पताल खुद बीमार हैं। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अस्पताल को संक्रमण बीमारी लग गई है और इस बीमारी का नाम है हड़ताल। हड़ताल की वजह से मरीज अस्पताल के गेट से ही लौटने को मजबूर हैं। फिलहाल दिल्ली के करीब 15,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इनका असर 17 बड़े अस्पतालों पर पड़ा है। इन अस्पतालों के ओपीडी बंद हैं। जिन पर हड़ताल का असर पड़ा है उनमें सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग, लाल बहादुर शास्त्री, डीडीयू और बड़ा हिंदू राव अस्पताल प्रमुख हैं। हड़ताल में केंद्र सरकार के 3, दिल्ली सरकार के 12 और नगर निगम के 2 अस्पताल शामिल हैं और मांगे वही 5 महीने पुरानी। हमारी डिमांड है हॉस्टल से लेके, हॉस्टल में हमारे पास 1,500 रेजिडेंट है, जैसे आरएमएल और सफदरजंग में 1,500 और रूम हमारे पास 150 और 100 के आसपास है। और हम लोग लॉन्ग स्टेज में काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अगर 36 आवर ड्यूटी करके आते हो तो आपको कम से कम रूम ढंग से मिले। और जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास हॉस्टल का, वो लीकिंग है। बहुत सारी जगह पानी की दिक्कत है, डॉग एंड कैट बहुत ऐसे ही घूमती रहती है। मुद्दा हमारा सबसे बड़ा ये है कि मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, अस्पताल में अपर्याप्त जाँच सुविधाएँ हैं। उसके साथ ही जो मरीजों को ऑपरेशन की तारीख मिल रही है वो करीब 8 से 10 महीने की मिल रही है, जो कि मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ, हर कई जगह पे साल 2 साल की भी जा रही है तारीखें। हमेशा मीटिंग्स होती हैं, हमें एश्योरेंस मिलता है, लेकिन वो एश्योरेंस पेपर पे होता है, वर्कआउट कुछ नहीं हो रहा। ना सिक्योरिटी भरती है, ना मेडिसिन भरती है, ना स्टाफ भरता है। इनफैक्ट नॉर्मल जो ड्रिप्स होती हैं, बेसिक ड्रिप्स भी नहीं है जो हम पेशेंट से मंगाते हैं। उनका सारा गुस्सा हमारे ऊपर होता है। जब इलाज करने वाले ही काम पर ना हो तो बीमार का हाल क्या होगा ये समझा जा सकता है। ये वक्त हड़ताली डॉक्टर्स के लिए तसल्ली से गपशप करने का है, कैंटीन में फुर्सत के पल दो पल बिताने का है, हंसी ठिठोली का है, तो मरीजों के लिए दर्द और धक्के के साथ परेशानियों में जीने का। कई अस्पतालों में तो मरीज और तीमारदार दोनों का बुरा हाल है। फ्लोर पे लेबर रूम है, वहाँ पे पानी का जरा सा भी सुविधा नहीं है। वॉशरूम में एक पानी नहीं है, दाना बिस्लेरी लेकर वॉशरूम जाना पड़ रहा है। ऑपरेशन के लिए 25 पेशेंट हैं, जिसमें डॉक्टर बोल रहे हैं 5 का ही ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि पानी नहीं है, 20 ऐसे ही पड़े रहेंगे। अस्पतालों के दरो दीवार पर हड़ताल का नोटिस चस्पा है। बीमार तीमारदार परेशान हैं और तमाम दलों के नेताओं और केंद्र राज्य सरकार बेफिक्री की हालत में। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टरों की तमाम मांगों को मानने और उनसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन इसे लेकर जो बयान वो दे रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हड़ताल के पीछे जो वजह देख रहे हैं उससे मल्टीनेशनल या फिर बड़ी दवा कंपनियों की साजिश की बू आती है। देखिएगा, जेनरिक दवाई के लिए कोई इशू नहीं है। जेनरिक दवाइयाँ उतनी ही अच्छी होती है जितनी ब्रांडेड होती हैं। दवाई सिर्फ जेनरिक ही होती है, उसको किसी ब्रांड से बनाया जाए तो उसको ब्रांडेड कहा जाता है। अगर कोई कंपनी बताती, कंपनी का नाम लिख देते हैं तो उसको ब्रांडेड हो जाता है। और ये इशू तो रहेगा, कुछ लोगों को दिक्कत होगी इससे। ये हड़ताल के मूल मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है या हकीकत? अगर ये हकीकत है तो फिर इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और इस वजह से ही हड़ताल हो रही है तो फिर इसे अपराध के दायरे में रखा जाना चाहिए। लेकिन बात बात पर झाड़ू लेकर सफाई के लिए फोटो खिंचवाने वाले नेता आम जनता से जुड़े इन मुद्दों पर जिस तरह से चुप हैं, उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। अमित पांडे के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।
तो दिल्ली बीमार है, जिम्मेदार कौन है, यही है हमारा आज का मुद्दा, जिससे जुड़े हैं तमाम बड़े सवाल जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। सवाल क्या है? क्या अस्पतालों की इस हालत के लिए तमाम सियासी दल जिम्मेदार हैं? बड़ा सवाल यह भी कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की पुरानी मांगों पर सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अस्पताल में पानी नहीं मिलने के लिए क्या केजरीवाल सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या डॉक्टरों को हड़ताल पर जाने का हक है? ये सवाल भी उठता है। अस्पताल में दवाइयां और जांच जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर जिम्मेदार एजेंसियों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए सजा? सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को क्यों नहीं मिलती पर्याप्त सुरक्षा? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों का जवाब हम जानेंगे। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली सरकार हड़ताली डॉक्टरों पर सख्त हो गई है और उन पर एस्मा भी लगा सकती है। बहरहाल दिल्ली बीमार है, जिम्मेदार कौन है? मुद्दा यही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ हैं। दिल्ली से मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अलका लांबा हमारे साथ हैं। आईएमए के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अभी मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करें चर्चा की, उससे पहले जरा ये सुन लेते हैं कि आखिर हड़ताल को लेकर डॉक्टर क्या कह रहे हैं। मुद्दा हमारा सबसे बड़ा ये है कि मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, अस्पताल में अपर्याप्त जांच सुविधाएं हैं। उसके साथ ही जो मरीजों को ऑपरेशन की तारीख मिल रही है वो करीब 8 से 10 महीने की मिल रही है, जो कि मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ, पर हर कई जगह पे साल 2 साल की भी जा रही है तारीखें। दवाइयां नहीं मिल रही, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। लोग ये नहीं जानते हैं कि ये सारा काम मैनेजमेंट का होता है। लोगों को लगता है कि जो डॉक्टर लिख रहा है दवाई शायद उसके लिए जिम्मेदार भी डॉक्टर ही है, और यही एक बड़ा कारण है। डॉक्टर अभी मलिक, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, सबसे पहले ये बताएं कि ये बहुत समय से चलती आ रही हैं आपकी मांगे, अभी तक पूरी हुई नहीं। आखिर मामला क्या है, कहां पर गड़बड़ी दिखती है आपको? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक तो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल की बैकबोन होते हैं, और एक सीनियर डॉक्टर्स होते हैं जो कि कंसल्टेंट्स होते हैं। अब मेन मुद्दा जो डॉक्टरों का है वो सुरक्षा को लेकर है। कई बार डॉक्टर्स के आप पढ़ते होंगे अखबारों में कि उनके ऊपर असॉल्ट्स होते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं, पेशेंट इमोशनली चार्ज्ड होता है। दूसरे उनके मुद्दे हैं कि बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। अगर ऑपरेशन थिएटर्स की कमी है तो ज़्यादा ऑपरेशन थिएटर्स होने चाहिए ताकि पेशेंट्स की वेटिंग ज़्यादा ना हो। मेन उनका मुद्दा ये है कि पेशेंट्स की फ्रस्ट्रेशंस को अगर हम कम करेंगे तो ये असॉल्ट्स और जो डॉक्टरों के ऊपर हमले हो रहे हैं ये सब भी कम हो जाएंगे, क्योंकि पेशेंट सेटिस्फाइड होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इनकी मेन डिमांड्स हैं, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ आ सकती हैं, बेटर क्यूरेटिव फैसिलिटीज़ हैं, उसके बाद में सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो आईएमए ने अभी तक इन तमाम मुद्दों को लेकर क्यों आवाज नहीं उठाई? डॉक्टर साहब, आपको याद होगा 4 महीने पहले भी इस तरह की स्ट्राइक हुई थी। हर साल हम देखते हैं ऐसी स्ट्राइक होती है। बुनियादी सुविधाओं तक की कमी है, क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? और क्या डॉक्टर्स को हड़ताल पर जाना चाहिए? देखिए, कायदे से तो क्योंकि पेशेंट सफ़र होते हैं तो हड़ताल वाला जो है रास्ता वो बिल्कुल इख्तियार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये स्ट्राइक मैं आपको बता दूं आईएमए की तरफ से नहीं है, ये बेसिकली रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, जिसमें कि हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर से भी और सरकारी तंत्र से भी कि इनकी मांगों को फटाफट एड्रेस किया जाए और ये जल्दी से अपने कार्य पे आ जाएं, क्योंकि पेशेंट्स का डेफिनेटली पेशेंट्स को लॉस काफ़ी होता है। जब ये लोग कार्य भी कर रहे हैं, जैसे कि एक डॉक्टर ने बताया, उसके बावजूद भी अगर ऑपरेशन की डेट जो है वो 8 महीने के बाद मिल रही है, तो अगर ये काम ठप करेंगे तो फिर उसके बाद तो डेट और ज़्यादा लंबी हो सकती है। जी, डॉक्टर अभी मलिक रही है हमारे साथ। और अब ये सवाल तमाम सियासी दलों पर है। मेरा रागिनी हमारे साथ मौजूद हैं, अलका लांबा मौजूद है, अश्विनी उपाध्याय, तीनों से सवाल है। मैं सबसे पहले रागिनी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपकी सरकार रही है पिछले बहुत सालों से, शीला दीक्षित की, तब भी हम देखते रहे रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जाते थे। बुनियादी सुविधाओं की कमी, अगर मैं पर्टिकुलर सुविधाएं जिसके लिए जो जिम्मेदार है उनके पास जाऊंगी, लेकिन ये बताएं अगर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, अगर ये बहुत लंबे समय से मांगे चलती आ रही है, तो सरकारें तो तमाम रिस्पॉन्सिबल है, तमाम एजेंसियां रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए।
देखिए, बार बार पिछली सरकार पर इस सरकार की विफलता का टीकड़ा फोड़ना मैं समझती हूं कि सही नहीं रहेगा। ये नहीं कहती हूं कि कांग्रेस की सरकार जब रही तो 100% सभी चीजें ठीक रही, लेकिन ये जरूर मानती हूं कि अगर 15 साल तक 3 बार दिल्ली की जनता ने वोट करके हमें सत्ता पर काबिज किया तो सही चीजें ज्यादा की होंगी। हॉस्पिटल्स के नंबर भी बढ़े कांग्रेस के कार्यकाल में, हॉस्पिटल के अंदर बेड्स के नंबर भी बढ़े और मूलभूत सुविधाएं भी बढ़ी। पर आज की समस्या पर मैं नवजोत 2 टिप्पणी जरूर करना चाहूंगी। कहते हैं कि जान है तो जहान है, शायद इसीलिए डॉक्टर को भगवान का रूप मानकर धरती पर पूजा जाता है। अब ऐसे में डॉक्टर्स के ऊपर आपने सही सवाल पूछा कि क्या डॉक्टर्स को स्ट्राइक करनी चाहिए, पर उससे भी बड़ा एक और सवाल होता है कि ये डॉक्टर जो मानवीयता के तकाजे पर स्ट्राइक करने से रोके जाते हैं, ये भी इंसान हैं। इनकी मांग देखिए क्या है, और वो मांगे 27 फरवरी वाली स्ट्राइक पर भी सेम थी। सरकार ने बुलाया, कहा कि आपकी सारी मांगों को पूरा किया जाएगा। 4 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। अभी हमने देखा कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेनरिक ड्रग्स की बात कर रहे हैं। लाइफ सेविंग जेनरिक ड्रग्स भी अवेलेबल नहीं है। हमने देखा कि यहां पर लोग कह रहे हैं कि पीने के पानी की सुविधा नहीं है, ओवर टाइम करना पड़ता है, टाइम बाउंड सर्विसेज नहीं है, और उसके बाद से सैलरी नहीं मिल रही है। अब अपनी सो कॉल्ड तथाकथित उपलब्धियों को जताने के लिए करोड़ों रुपया एडवर्टीजमेंट पे फूका जाता है। टीवी चैनल में महिमा मंडन केजरीवाल जी का हर आधे घंटे में देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स को देने के लिए सैलरी नहीं है। अगर इस तरीके का विरोधाभास हम देखेंगे तो ये कहना पड़ेगा कि एक कुशासन की सबसे बड़ी मिसाल है। केवल डॉक्टर्स ही नहीं, आप ये देखिए कि टीचर्स अभी 2013 से 14 के सत्र में टीचर्स ने पढ़ाया वो स्ट्राइक पर हैं। अभी उससे पहले एनसीडी के कर्मचारी स्ट्राइक पर थे, उससे पहले डीटीसी के कर्मचारी स्ट्राइक पर थे। तो अलका लांबा जी कृपया बताएं कि क्या इसी गवर्नेंस डेफिसिट के लिए दिल्ली की जनता ने चुनकर आपको सत्ता पर काबिज किया है? अलका लांबा, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। पानी नहीं है, क्या उसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार नहीं है? ठीक है, बुनियादी सुविधाओं का सवाल मैंने रागिनी से पूछा क्योंकि पिछली सरकार उनकी भी रही। मैं आती हूं अलका आपके पास, लेकिन लोग कितना परेशान हो रहे हैं जरा एक बार वो भी सुन लीजिए। दूसरे फ्लोर पे लेबर रूम है, वहाँ पे पानी का जरा सा भी सुविधा नहीं है। वॉशरूम में एक पानी नहीं है, दाना बिस्लेरी लेकर वॉशरूम जाना पड़ रहा है। ऑपरेशन के लिए 25 पेशेंट है, जिसमें डॉक्टर बोल रहे हैं 5 का ही ऑपरेशन करेंगे क्योंकि पानी नहीं है, 20 ऐसे ही पड़े रहेंगे। पानी नहीं है। अलका लांबा, अब इसका जवाब दे दीजिए। ये वो पेशेंट्स हैं जो वहां पर परेशान हो रहे हैं क्योंकि स्ट्राइक है, और स्ट्राइक किन कारणों से वो हम आपको गिनवा रहे हैं। अलका, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रही हूँ आपको। जी जी। देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं, बिल्कुल सुन पा रही हूँ। अब थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि प्रश्न हमसे किए जा रहे हैं। मैं खुद विधायक हूँ चांदनी चौक से। एक दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है अरुणा आसफ अली हॉस्पिटल। जो भी चुना हुआ विधायक होता है वो रोगी कल्याण समिति के तहत उस अस्पताल का चेयरमैन होता है। जैसे मैं अरुणा आसफ अली हॉस्पिटल की चेयरमैन हूँ। मेरे हॉस्पिटल में कोई भी स्ट्राइक नहीं चल रही है। अब जिन हॉस्पिटलों में चल रही है उसमें केंद्र के भी हैं और नगर निगम के भी हैं। और मैं आपको कहूँ, ये समस्या 5 महीने पहले की आप बता रहे, जबकि हमें सरकार में आए 4 महीने हुए हैं। यानी कि समस्याएं पुरानी हमें विरासत में मिली है। भ्रष्टाचार की बात करें, जिस वजह से जो काम होने चाहिए थे, अरुणा आसफ अली जो कांग्रेस 15 सालों में जो जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा देना चाहिए था, उसे बढ़ावा नहीं दिया। जेनरिक मेडिसिन को हमारे हॉस्पिटल अरुणा आसफ अली में पानी की कमी के लिए कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया ताकि लोग बाहर जाकर महंगी दवाइयां खरीद पाए। तो ये भ्रष्टाचार का एक सबसे दिल्ली के मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, शनिवार को बुलाया, रविवार को बुलाया, भ्रष्टाचार कम होगा। उनका होर्डिंग जो लगा रहे हैं वो वाले होर्डिंग, भ्रष्टाचार वाले होर्डिंग दिल्ली के मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर आए, हमसे बात करें, उनकी क्या समस्याएं हैं। पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री एक अगर अस्पताल में आप चीखना बंद कर दीजिए, वहां आप चीखना बंद कर दीजिए। जीरो पर आ गए हैं। दिल्ली आज आपकी वजह से जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया है। बेशर्मी है आपकी। अलका जी, भ्रष्टाचार आपने और कांग्रेस से ये बात कह रही है, जीरो पर ले गए। क्या जेनरिक दवाइयों की बजाय, सुविधाओं की बजाय जो 15 साल में नहीं किया, वो 4 महीने में आम आदमी से उम्मीद करती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री मिलती नहीं थी, ये पहला मुख्यमंत्री है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी। रागी को थोड़ा तरीका समझाइए। IPL 7 से निवेदन
बात करूंगी। मैं निवेदन कर चुकी हूँ अलका आपसे पहले, कुछ नहीं होगा। आपसे पहले मेरा निवेदन जा चुका है। एक एक करके बोलिए। रागी के लिए भी, आपके लिए भी, तमाम मेहमानों के लिए जो मौजूद है। अश्विनी जी अभी आप रुकिए जरा, अभी रुकिए अश्विनी जी, मैं एक एक करके बात लूं क्योंकि नहीं तो फिर बात आप सुन नहीं पाएगी, समझ नहीं आएगा। समझ पाए। प्रवक्ता बनकर किसी पार्टी के चैनलों में चिल्लाने से नहीं होगा, लोगों से चुनकर आइए। मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, आप पर ज्यादा लागू होती है मुद्दे पर। रागिनी बहुत अपने लीडरों को आप खुश कर सकती हैं। रागिनी के बाद आप अपने लीडरों को खुश कर सकती हैं। लेकिन समस्याओं की बात हो रही है। एक सवाल साल आपके भ्रष्टाचार पे बात हो रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री मिलने को तैयार है। ठीक है, शनिवार को इंतजार करते रहे, रविवार को इंतजार करते रहे। आज 3 बजे तक मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ सचिवालय में थी। डॉक्टरों का इंतजार होता रहा कि उनकी मांगे क्या है, लेकिन नहीं आ रहा डॉक्टर। ठीक है, वो हमने पढ़ा, वो ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने, हमने पढ़ा। अलका एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अलका मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक एक करके बोलिए। हम सुन नहीं पा रहे, मैं कुछ सुन नहीं पा रही क्योंकि आप लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं। प्लीज अश्विनी उपाध्याय, दिल्ली के अस्पतालों में पानी पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि इसमें तमाम वो अस्पताल भी आते हैं जो एमसीडी के अंडर हैं, केंद्र सरकार के अंडर भी आते हैं, दिल्ली सरकार के अंडर भी आते हैं। क्या इसके लिए तमाम सियासी दल जिम्मेदार नहीं? पानी को किसी पार्टी से मत जोड़िए। नहीं, वो पानी का सवाल मैं उनसे करूंगी, लेकिन बाकी का दीजिए जो आपके अंदर आते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, जैसे योग किसी धर्म का नहीं होता, ऐसे पानी किसी पार्टी के नहीं। पानी स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अब मेरा मैं 2-3 बातें कह दूं, मेरी अगर अलका बहन थोड़ा शांत होकर सुन ले तो। पहली बात तो ये, पानी की जो समस्या है वो जस का तस है, वहीं की वहीं है। और हालत तो आपने देखा कि हॉस्पिटल में क्या पोजीशन है। ये सरकार केवल काम नहीं कर रही है, काम तो कर ही नहीं रही, केवल काम की चर्चा कर रही है। और काम की चर्चा केवल दिल्ली में नहीं कर रही है, अंडमान निकोबार से लेकर कन्याकुमारी तक के न्यूज़पेपर और पूरे देश के अखबारों में, टीवी पे, और अब तो एफएम। मुख्यमंत्री जी पूरी टीवी पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में छाए हुए हैं, और उप मुख्यमंत्री एफएम रेडियो पे अपना गुणगान करा रहे हैं। हो क्या रहा है आप जरा देखिए। इस समय जो नगर निगम को दोष दे रहे हैं, मैं एक बहुत गंभीर बात आपके चैनल पे कह रहा हूं। फोर्थ फाइनेंस कमेटी है, उसने बोला कि 4% से आप 12% इनको फाइनेंस दीजिए नगर निगम को। ये स्वराज की टोपी पहनते हैं लेकिन पैसा नहीं देना चाहते। आप 12% कब देने जा रहे हो? कल आ रहा है अलका जी, कल भी आप भी विधानसभा में रहेंगी। आप 12% नगर निगम को ट्रांसफर करिए, उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम आए तो बताना। यानी वहां फंड नहीं है, पैसा नहीं, बिल्कुल फंड ही नहीं है। मैंने कहा ना 4% देते हैं फंड, और बार बार फाइनेंस कमेटी, फोर्थ फाइनेंस कमेटी भी कह रही है कि इनको 12% दीजिए, ये नहीं दे रहे। और जो केंद्र सरकार के अस्पताल है वहां पर ये हालत है, सिर्फ 4 महीने में 250 पानी के टैंक। अरे सुनिए, जहां तक दूसरी बात है रेजिडेंट, अरे आप रेजिडेंट डॉक्टर का इंतजार क्यों कर रही है? अलका जी सुनिए, ठीक है अलका जी सुनिए। अश्विनी जी आप अपनी बात रखिए। 4 महीने से कुछ अरे नहीं हो रहा है। बहन जी, एक रिक्वेस्ट है, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले लड़ते हैं, हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस तो बोलेगी, अपनी हार के जख्म आपके समय पर हरे होते हैं। एक करके बोलिए, अलका जी सुनिए, अश्विनी जी अपनी बात खत्म कीजिए, मैं अलका के पास जाऊंगी दोबारा। समय पर हरे होंगे, 5 साल तक ये जख्म अलका जी आपने अपनी बात रख दी। अश्विनी जी मैं रागिनी आती हूँ आपके पास। अश्विनी जी अपनी बात खत्म कीजिए। अलका जी मेरा निवेदन यह है, कल से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। पहली बात तो आप 12% धन नगर निगम को उपलब्ध कराइए। दूसरी बात, ऑटो वाला अगर मारता है थप्पड़, तब मुख्यमंत्री जी ऑटो वालों के घर पे जाते हैं और डॉक्टर हड़ताल करके बैठे हुए। डॉक्टर अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे, डॉक्टर मरीजों के लिए मांग रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप इसको डॉक्टर का मुद्दा क्यों बना रही हैं? डॉक्टर दवाइयां मांग रहे, डॉक्टर वहां पानी मांग रहे, वो किसके लिए मांग रहे हैं? अपने लिए नहीं मांग रहे, मरीजों के लिए मांग रहे हैं। तो आप तो केवल पॉलिटिक्स कर रही है इसमें, आप इस विषय पे केवल और केवल पॉलिटिक्स कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। आपकी पार्टी केवल पॉलिटिक्स कर रही है इस विषय पे। मत करिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनसे हम इंकार नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद बुला रहे हैं, आइए। मैं अरे बुला क्यों रहे हैं बहन जी, क्या बात कर रही है? आइए। और जहां तक हमारी बात है, हम चेयरमैन है हॉस्पिटल कमेटियों के, समय समय पर इस बीच क्या 2-4 लोगों का अगर 22 दिन दुर्भाग्यवश कुछ हो जाएगा तब अश्विनी जी एक सवाल मुझे अलका से करना दीजिए। पीने का पानी हो, शौचालय हो, डॉक्टरों की सुरक्षा की बात हो। अरुणा असफ अली अस्पताल की आप बात कर रही हैं, वहां पर कोई स्ट्राइक पे नहीं है क्योंकि वहां पर सारी सुविधाएं हैं। जाहिर सी बात है, अगर सुविधाएं होंगी तो डॉक्टर्स क्यों स्ट्राइक पर जाएंगे, हम मान लेते हैं। लेकिन ये बताएं कि बाकी के जो अस्पताल हैं, आपने तो सुना, अब पूरा सवाल सुन लीजिए। आपने सुना, लोग कह रहे हैं पीने के लिए पानी नहीं है, अगर उनको शौच के लिए जाना है तो वो बिस्लरी की बोतल लेकर जा रहे हैं। अब ये बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
ये हॉस्पिटल कौन सा एक मिनट बता दीजिएगा। ये तमाम अस्पताल है, दिल्ली के अलग अलग अस्पताल हैं। अरे पानी हॉस्पिटल एक बार अम्बेडकर अस्पताल, तस्वीरें अम्बेडकर अस्पताल के मरीज जिनकी आवाज हमने आपको सुनवाई है। अगर राजनीतिक साजिश के साथ दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए तो बिल्कुल नगर निगम के अस्पतालों की जिम्मेदारी नगर निगम को है, जिम्मेदारी केंद्र को है। दिल्ली सरकार का हरना असफली जैसे हॉस्पिटलों की जिम्मेदारी हमारी है। हम ईमानदारी से कहीं कोई हड़ताल नहीं होने दे रहे हैं। और जहाँ समस्याएं हैं बहुत छोटी समस्याएं, बहुत छोटी, भाई जो सत्ताधारी पार्टी है उससे सवाल ना पूछा जाए। अगर सवाल को फायदा है कि डॉक्टर हड़ताल पे रहे ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। मैं जानना चाहती हूँ कोई जमीन राजनीति हासिल होती है। राहुल जी को विदेश से वापस मुद्दे का हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। 13,000 जो डॉक्टरों का दावा है उनमें जाकर बिठाइए राहुल गांधी को, कि आम आदमी राहुल गांधी को बुलाइए विदेशी दौरे से कि डॉक्टर राहुल गांधी जी को बुलाइए विदेश से। डॉक्टरों की हड़ताल पर रहते हैं, डॉक्टरों की हड़ताल पर रहते हैं, इसके लिए क्या करेंगे? केवल कुर्सी पर बैठ राहुल गांधी कहाँ है या जाकर मैं कैसे बताऊंगा कि राहुल गांधी कहाँ है? उसके लिए दिल्ली पर रहते हैं। अलका रिक्वेस्ट है, मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप तीनों शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर रवि मलिक, ये बताएं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही, लेकिन इस सियासत से हल नहीं निकलेगा, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से हल नहीं निकलेगा। पानी की समस्या है, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं डॉक्टर्स को, मरीजों को, जिस वजह से ऑपरेशन थिएटर बंद है, ऑपरेशन की लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं, दवाइयां नहीं। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? नवजोत, और पॉलिटिकल डिबेट ना देखिए, इसको मैं ए पॉलिटिकल रहते हुए इसमें बताना चाहूंगा। मैं इसमें रवि मलिक, मैं अलका आपसे वही सवाल कर रही हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स हो चुकी है, इसलिए मैंने डॉक्टर रवि मलिक से सवाल किया। मैं इसमें ए पॉलिटिकल होते हुए बताना चाहूंगा डॉक्टर रवि मलिक सियासत से परे होकर प्रॉब्लम है, ये सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। मैं जो बोल रही हूँ अलका, वो दोनों लोग भी सुन रहे हैं, मेरे साथ ही बैठे हैं, मैंने उन दोनों को यही बात कही है। उदाहरण है कि विपक्ष की आवाज को दबा देना चाहते हैं। रवि मलिक जी को तो मैं भी सुनना केवल इनका देश के ठीक है, रवि, डॉक्टर रवि मलिक सुन लेते हैं। ये लोकतंत्र में विश्वास है। डॉक्टर रवि मलिक सुन लेते हैं। मेरा कहना ये है कि इसको एक सकारात्मक सोच से हमें देखना चाहिए। इसको एक सकारात्मक सोच से देखना चाहिए। इसको हमें पॉलिटिकल मुद्दे में उलझा के नहीं रहना चाहिए। मरीज जो हैं ये अगर परेशान होते हैं, ये सारे विपक्ष की हो चाहे जो पावर में उनकी हो, इन सबकी वो है, और सबको एक सकारात्मक सोच से जो है इसको देखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, अगर वहां पर वाकई ही बुनियादी चीजों की कमी है, अगर एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो हम कहते हैं घर घर में होना चाहिए, हर जगह, तो हॉस्पिटल्स तो एक ऐसी जगह है जहां पर कि एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज होनी चाहिए, और पेशेंट्स के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ताकि जिससे कि डॉक्टर्स के ऊपर असॉल्ट्स भी ना हो। तो इस मुद्दे को बड़ी संवेदनशीलता से अगर देखा जाए तो ये आराम से सुलझाया भी जा सकता है। और मेरे ख्याल से इसके अंदर किसी भी किस्म की पॉलिटिकल लड़ाई ना करते हुए हमें इसको सुलझाना चाहिए, और जल्द से जल्द जो है इसको एक मुकाम पे लाने के बाद में, ताकि मरीज हमारे परेशान ना हो। सरकारी हॉस्पिटल में वैसे भी मरीज जो आते हैं जो बेचारे, जी डॉक्टर साहब, इसमें हो क्या रहा है? मैं आती हूँ, आप सभी के पास लौटती हूँ, सभी के पास मैं रागिनी आपके महत्वपूर्ण बिंदु को भी सुनूंगी। अश्विनी जी एक ब्रेक के लिए जाना, मुझे एक ब्रेक के लिए जाना। अश्विनी जी रिक्वेस्ट है, बात हमारे प्राइम टाइम शो 8 बजे के सवाल की, वो भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या राम माधव ने उपराष्ट्रपति अंसारी पर ट्वीट कर पार्टी को संकट में डाला है? हाँ या ना में आप हमें जवाब भेजिए, जवाब हम आपको बताएंगे रात 8 बजे के बुलेटिन में। 5181 पर आप SMS करके हमें जवाब भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद लौटते हैं मुद्दा। मैं अपोलो वैद्य, साइकोलेसियस, हाइजिया, पेनासिया और अन्य देवी देवताओं की कसम खाता हूँ और उन्हें हाजिर नाजिर मानकर कहता हूँ कि मैं अपनी काबिलियत और परख शक्ति के मुताबिक इस शपथ को पूरा करूंगा। जिस इंसान ने मुझे ये पेशा सिखाया है, मैं उसका उतना ही गहरा सम्मान करूंगा जितना अपने माता पिता की करता हूँ। मैं जिंदगी भर उनके साथ मिलकर काम करूंगा और उसे अगर कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो उनकी मदद करूंगा।
उनके बेटों को अपना भाई समझूंगा और अगर वे चाहे तो बगैर किसी फीस या शर्त के उन्हें सिखाऊंगा। मैं अपने बेटों, अपने गुरु के बेटों और उन सभी विद्यार्थियों को तालीम दूंगा जिन्होंने चिकित्सा के नियम के मुताबिक शपथ खाई और समझौते पर दस्तखत किए हैं। मैं उन्हें चिकित्सा के उसूल सिखाऊंगा, ज़ुबानी तौर पर हिदायतें दूंगा और जितनी बाकी बातें मैंने सीखी हैं वे सब सिखाऊंगा। मरीज की सेहत की खातिर अगर मुझे खान पान में परहेज करना पड़े तो मैं अपनी काबिलियत और परख शक्ति के मुताबिक ऐसा जरूर करूंगा। किसी भी नुकसान या नाइंसाफी से उनकी हिफाजत करूंगा। मैं किसी के मांगने पर भी उसे जहरीली दवा नहीं दूंगा और ना ही ऐसी दवा लेने की सलाह दूंगा। उसी तरह मैं किसी भी स्त्री को गर्भपात की दवा नहीं दूंगा। मैं पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ अपनी जिंदगी और अपनी कला की हिफाजत करूंगा। मैं किसी की सर्जरी नहीं करूंगा, उनकी भी नहीं जिसके किसी अंग में पथरी हो गई हो, बल्कि ये काम उनके लिए छोड़ दूंगा जिनका ये पेशा है। मैं जिस किसी मरीज के घर जाऊंगा उसके फायदे के लिए ही काम करूंगा। किसी के साथ जानबूझकर अन्याय नहीं करूंगा। हर तरह के बुरे काम से, खासकर स्त्रियों और पुरुषों के साथ लैंगिक संबंध रखने से दूर रहूंगा, फिर चाहे वे गुलाम हो या नहीं। इलाज के दौरान या दूसरे वक्त पर अगर मैंने मरीज की निजी जिंदगी के बारे में कोई ऐसी बात देखी या सुनी जिसे दूसरों को बताना बिल्कुल गलत होगा तो मैं उस बात को अपने तक ही रखूंगा ताकि मरीज की बदनामी ना हो। अगर मैं इस शपथ को पूरा करूं और कभी इसके खिलाफ न जाऊं तो मेरी दुआ है कि मैं अपने जीवन और कला का आनंद उठाता रहूं और लोगों में सदा के लिए मेरा नाम ऊंचा रहे। लेकिन अगर मैंने कभी ये शपथ तोड़ी और झूठा साबित हुआ तो इस दुआ का बिल्कुल उल्टा असर मुझ पर हो। तो दिल्ली बीमार है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? खास मेहमान मौजूद है। ये वो शपथ है, इसी तरह की एक शपथ होती है, हालांकि एग्जैक्ट वो शपथ नहीं है लेकिन इसी तरह की शपथ होती है जो कि डॉक्टर्स लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल मलिक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सेना और पुलिस वो तो छुट्टी तक नहीं लेते हैं। अगर हमारे देश पर कोई संकट हो, हमारी हिफाजत के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा प्राप्त है, वो हड़ताल पर कैसे जा सकते हैं? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हड़ताल का मुद्दा इस बार डॉक्टरों का है वो बेसिकली मरीजों को लेकर है कि मरीजों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों ताकि मरीज भी सेटिस्फाइड रहें। और दूसरा मुद्दा उनको अपने जान की सुरक्षा के ऊपर है। आप आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे कि इनके ऊपर हमले होते हैं, असॉल्ट्स होते हैं डॉक्टर्स के ऊपर। खासकर की जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हमारी वो फोर्स है जो कि हमेशा डॉक्टर साहब, मरीजों के लिए अगर वो हड़ताल कर रहे हैं और मरीजों का इलाज नहीं करेंगे तो परेशानी नहीं होगी? आपने सुना लोग दिल्ली में जो अस्पताल हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लोग बाहर से आते हैं, अपनी जमीनें बेचकर कर्जा लेकर आते हैं कि यहाँ पर इलाज अच्छा होगा, और यहाँ पर जब आते हैं डॉक्टर्स ही नहीं मिलते हैं। तरीका दूसरा भी तो हो सकता है ना, अगर मरीजों को सुविधाएं दिलवानी है तो वो तरीका दूसरा हो सकता है। देखिए, सुविधाएं जो ये बुनियादी सुविधाएं हैं ये आज की बात नहीं है। मुझे याद है जब मैं भी रेजिडेंट डॉक्टर था आज से 25 साल पहले, तो ये बहुत सारी सुविधाओं को लेकर हम लोग तब भी बड़े परेशान रहते थे। ये व्यवस्था को एक तरह से चेंज करने के लिए है और इसके अंदर हम लोग आईएमए से भी बल्कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मुद्दे को सकारात्मक रूप से जो है सरकार के साथ मिलके बैठ के और इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके, ताकि जिससे कि पेशेंट्स के ऊपर किसी भी किस्म का वो नहीं आए। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर डॉक्टर खुद को ही सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो उसके कार्य में भी जो है वो विघ्न हो सकता है। अगर उसके दिमाग में हमेशा ये होगा कि मुझे चांटा पड़ सकता है, गाली पड़ सकती है। आपके पास आती हूँ डॉक्टर साहब, जरा सुन लेते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं डॉक्टरों के मामले को लेकर। जेनरिक दवाई के लिए कोई इशू नहीं है। जेनरिक दवाइयाँ उतनी ही अच्छी होती है जितनी ब्रांडेड होती हैं। दवाई सिर्फ जेनरिक ही होती है, उसको किसी ब्रांड से बनाया जाए तो उसको ब्रांडेड कहा जाता है। अगर कोई कंपनी बताती, कंपनी का नाम लिख देते हैं तो उसको ब्रांडेड हो जाता है, और ये इशू तो रहेगा, कुछ लोगों को दिक्कत होगी इससे। डॉक्टर साहब, ये आरोप सीधा लग रहा है डॉक्टर्स पर ही कि वो दवाइयां जो कि अस्पताल में अवेलेबल हैं वो नहीं लिखी जाती, दूसरी ब्रांडेड दवाइयां लिखी जाती हैं, और ये आरोप भी लग रहा है कि कुछ लोगों को दिक्कत होगी। पहले तो ये क्लियर कर दीजिए, क्या डॉक्टर्स दूसरी दवाइयां लिखते हैं जो अवेलेबल नहीं होती? देखिए, इस चीज का आरोप ना तो स्वास्थ्य मंत्री ने डायरेक्टली कहा है कि ये डॉक्टर्स जो हैं वो
ब्रांडेड दवाइयां लिख रहे हैं और जेनरिक दवाइयां बहुत अच्छी होती हैं, बल्कि इस चीज की हमने IMA से मुहिम शुरू कर रखी है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जेनरिक दवाइयों को इस्तेमाल करें, क्योंकि जेनरिक दवाइयां सस्ती होती हैं लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी बेहतर होती है जो कि ब्रांडेड दवाइयों की होती है। तो ये चलन तो हम लोग डॉक्टर्स, बल्कि IMA के थ्रू भी हमने ये मुहिम शुरू की है तो कि जेनरिक दवाइयों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। कर दी, लेकिन क्या आपने किसी डॉक्टर पर कार्रवाई की? आपको पता लगा कि कितने डॉक्टर्स हैं जो इस तरह की दवाइयां लिखते हैं? देखिए, जहां तक कि ब्रांडेड दवाइयों के लिखने का तल्लक है, उसको सबसे बड़ी चीज यह है कि जो ब्रांडेड दवाइयां वो 20-20 गुना कई बार महंगी होती हैं एज कंपेयर टू द जेनरिक मेडिसिन। तो ये अब जो है इसका चलन जो है शुरुआत करने का दौर है और सब लोग इसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं और जेनरिक दवाइयों का ही, क्योंकि कई बार गरीब मरीज के ऊपर जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ब्रांडेड दवाइयां। हाँ, ब्रांडेड दवाइयां डेफिनेटली ब्रांड के हिसाब से लिखी जाती हैं, लेकिन क्यों लिखी जाती है? जब पता है कि वो मरीज की पहुंच में नहीं है और अस्पताल में अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्यों लिखी जाती हैं दवाएं? कायदे से तो इस चीज का जो है चलन, कायदे से जेनरिक मेडिसिन जो हैं वो लिखी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए। और अब काफी हद तक मुहिम भी शुरू हो गई है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने केवल जेनरिक दवाइयां लिखनी शुरू कर दी हैं और इसी तरह से बदलाव आएगा धीरे धीरे। यानी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, यानी जो स्वास्थ्य मंत्री आरोप लगा रहे हैं वो सही। मैं आती हूँ अश्विनी जी, एक रिएक्शन अलका रिक्वेस्ट करूंगी, छोटा सा रिएक्शन, ताकि रागिनी और अश्विनी जी दोनों को मैं इंक्लूड कर सकूं, तीनों से ये मेरी रिक्वेस्ट है। अलका पहले आप बता दीजिए, अश्विनी जी आती हूँ आपके पास, रागिनी आपके पास भी आऊंगी। नवजोत, फायदा नहीं है कि सभी लोग अपनी बात रखें, बात ये कि किसको आज जिम्मेदारी और क्या है। मैं आपको कहूंगी बिल्कुल भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पुरानी सरकारों ने रोगी कल्याण समितियों को कभी सक्रिय नहीं किया, जिनका काम ये रहता है, जैसे मैं चेयरमैन हूं, कि कोई भी कंपनी अपना एजेंट सरकारी अस्पतालों में नहीं भेज सकती, जो अभी तक जारी था। कंपनियां अपनी जो है प्राइवेट और विदेशी दवाइयों को डॉक्टरों को देती थी कि आप ये प्रेस्क्राइब करिए और भारी मांगों मिले। हमारी सरकार ने 4 महीने में सुनिश्चित किया कि जेनरिक दवाइयां, जैसे डॉक्टर रवि मलिक ने कहा, अधिक से अधिक जेनरिक दवाइयां लिखी जाएं, जेनरिक दवाइयां उपलब्ध हो। ये हमने सुनिश्चित कर रहे हैं और किया भी है काफी हद तक। ये भ्रष्टाचार से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। इन्होंने रोगी कल्याण समितियां नहीं बनाई, इन्होंने बिल्कुल प्राइवेट कंपनियों के एजेंट्स को घर सरकारी अस्पतालों में एंट्री देकर रखी हुई थी। और बिल्कुल नहीं, बहुत जूनियर रेजिडेंट के ये जो डॉक्टर हैं जब लिखते हैं, मैंने खुद बहुत बार इनको कहा आपने ये दवाई क्यों लिखी, तो बहुत जूनियर डॉक्टर को ये जानकारी नहीं होती कि कौन कौन सी जेनरिक दवाइयां 3000 से ज्यादा हैं, आपने क्या कार्रवाई की? आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? अवेलेबल पर्ची दिखा के लेते हैं वहां पर हमने बिल्कुल सबको कह दिया है कि बिल्कुल कोई एजेंट अलाउ नहीं होगा, जेनरिक दवाइयां ही लिखी जाएंगी और जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराएगी सरकार, और हम करवा रहे हैं सब अस्पतालों में। ये बिल्कुल भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है, जो पिछली सरकारों ने जेनरिक दवाओं को बढ़ाया ना देते हुए विदेशी कंपनी की ब्रांडेड दवाइयों को अपने कमीशन ऊपर तक सरकारों को किसको गए। मैं तो मुख्यमंत्री से मांग करूंगी इसकी जांच भी करवाइए, और मुझे उम्मीद है रागिनी नायक, बीजेपी और कांग्रेस इसका समर्थन करेगी कि एक रिएक्शन रागिनी का ले लूं मैं, क्योंकि इस पर पिछली सरकार पर आरोप रखा गया। ठीक है अलका, मैंने रिक्वेस्ट की थी, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ रागिनी। ठीक है अलका, अब आप अलका रुकिए, बात सुन लीजिए रागिनी की। रागिनी देखिए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी ठोस प्रमाण करेंगी और क्या, आप जांच की मांग करिए, सबूत हम देंगे। अलका जी शांति और विनम्रता और सभ्यता दिखाएं तो दूसरे भी इस चर्चा रागिनी की आवाज सुन लेते हैं। देखिए, ये मुझे बहुत घोर आपत्ति है कि इस तरह से सारा ऑन एयर टाइम आप ले जाना चाहती हैं, और इस तरह ये भी एक तरीका है अपनी विफलता को छुपाने का। आपको रिक्वेस्ट करूंगी, ये लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज रागिनी की बात सुनिए। आपके बारे में आपके समय पे कोई नहीं बोला, दूसरे को सुन लीजिए थोड़ा, इसीलिए भगवान ने 2 कान दिए, 1 जबान दी कि सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। मुख्यमंत्री अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने रोगी कल्याण समिति को किसी तरीके से सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं किया। इस आरोप का क्या प्रमाण है, मैं आज वो जानना चाहती हूं। केवल चैनल पर आकर ये कह देना कि पिछली सरकार सिफर है और आपने बहुत कल्याण कर दिया जनता का, मुझे इस पे आपत्ति है। आज आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठाकर देखिए, सारे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया है कि ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में, चाहे वो एमसीडी के हो या केंद्र सरकार के हो, जेनेरिक दवाइयों की बहुत ज्यादा कमी है।
अब ये सारी इसलिए कड़ी जीरो एक पर दूसरे से कर जुड़ी दिया। हुई है नवजोत। आप देखिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि हम समय में इलाज थी, करेंगे अब नहीं है। कैसे, जेनरिक दवाई अब अवेलेबल नहीं नहीं है। है, ऑपरेशन अब के नहीं लिए है। जगह नहीं है, पीने के लिए सफाई के लिए पानी नहीं है, और डॉक्टर रवि ने अभी कहा पेशेंट के जेनरिक सगे दवाइयों की संबंधी कमी नहीं है, परिजन हम वही आते लिख कर हैं दे तो रहे वो हैं, अपनी क्योंकि कुंठाएं दिल्ली अपना सरकार का गुस्सा प्रेशर है डॉक्टर्स पर निकालते कि हैं। आप जेनरिक मैं ही जानना लिख कर चाहती हूँ कि 27 फरवरी को जो पिछली स्ट्राइक हुई थी डॉक्टर्स की, उसके बाद 4 महीने बीत गए, आम आदमी पार्टी ने दूसरी सरकारों पर, दूसरी पार्टियों पर अपनी विफलता का टीका फोड़ने के अलावा क्या काम किया है? ये भ्रष्टाचार की बात कर रही है। आप क्यों नहीं 4 महीने में बनने के 3 दिन के बाद वो स्ट्राइक होती है, जो आपका किया घर, आपका भ्रष्टाचार, आपके निकम्मे पन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को वो मिले थे 27 तारीख और को, होर्डिंग वो लगाने तो में आपका और निकम्मापन, एडवर्टाइजमेंट करने में आपका भ्रष्टाचार था, जो जीरो पर लाकर साबित भी कर दिया कि आप कितने लिप्त थे कि मरीजों की दवाइयों तक पे कमीशन करने कांग्रेस एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगी, मरीजों की दवाइयों से आपने जो है उसमें से पैसा कमाने और खाने की सोची। उनको अपनी बात रखने दीजिए। आप जब बोल रही थी कोई नहीं बीच में इंटरफेयर किया। अलका जी ऐसा लग रहा है रागिनी अपनी बात खत्म कीजिए, मेरे को अश्विनी जी के पास जो बात रखने में और झूठ बोलने में फर्क है। लेकिन अगर वो झूठ भी बोले, झूठ कोई चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता है। आप बात नहीं काउंटर कीजिए, आप बात नहीं काउंटर कीजिए, आप इन्हें अलग से बुलाइए प्लीज। आधा एक घंटे का डिबेट करने का थोड़ा तरीका सीख के आइए। नवजोत आप समय दीजिए, एक घंटे का अलग से। मैं आपको भी उतना ही समय दे रही हूँ, उससे ज्यादा आप समय ले रही हैं। समय दीजिए, उनसे ज्यादा आप समय ले रही हैं। तो आपको दिया जा रहा है, क्या बात कर रही हैं? फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, मैं सरकार में हूँ, हमारी जवाबदेही उस है। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को और देश के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी को भी चिट्ठी लिखकर यह बात कही थी कि उन्हें दिल्ली में किस तरीके की मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। उस चिट्ठी का जवाब भी नहीं आया। आप उसके बारे में कोई कार्रवाई होती देखना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आज आपके पैनल में जो डॉक्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि राजनीतिकरण ना हो, तो मुझे लगता है कि अलका लांबा जी और अश्विनी जी को सहमति बनाकर संवाद स्थापित कर समन्वय के साथ काम करना पड़ेगा। वो एलजी और सेंटर के टकराव में भी हमने देखा, वो एनसीडी के टकराव में भी देखा, और अब डॉक्टर्स की ये जो हालत है इसमें भी हम देख रहे हैं। अश्विनी जी, अलका जी, अलका बहन जी, थोड़ी सी, अलका बहन जी, अश्विनी उपाध्याय बोलो, थोड़ा सा सभ्य हो जाइए प्लीज। अश्विनी जी अपनी बात रखिए। मेरा केवल इतना कहना है, मुख्यमंत्री जी से कहिए जितना पैसा उन्होंने टीवी और पेपर में खर्च कर दिया विज्ञापन में, केवल उसका आधा पैसा लगा दे, ये डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो जाएगी, डॉक्टरों की दवाइयां, सबको दवाइयां मिलने लग जाएगी और सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। सुनिए प्लीज, और सुनिए, दूसरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए, अपने उप मुख्यमंत्री को बोलिए जो शिक्षा के नाम पे लोगों से सुझाव मांग रहे, उनको सुझाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कितनी फीस बढ़नी चाहिए, कितनी नहीं बढ़नी चाहिए। आप एक जुडिशियल, आप एक जज की कमेटी बनाइए, कोई ऐसे प्रवक्ता और बहुत सारे स्टेट ने बनाया हुआ है, बहुत सारे प्रदेशों ने, बहुत सारे प्रदेशों ने फीस को, बहुत सारे प्रदेशों ने फीस को नॉर्मलाइज करने के लिए दिल्ली में रहते हैं, अश्विनी जी की बात नहीं हो पा रही है, पर बैठते हैं और 67 चुने हुए विधायकों में से आप तो छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शर्म आनी चाहिए आप। तो दिल्ली बीमार है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और चर्चा बहुत गर्मा गर्म यहाँ पर चल रही है। अश्विनी जी आप अपनी बात रखिए, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे। 14 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया था दिल्ली में, उसके बाद 27 फरवरी को डॉक्टरों की हड़ताल हुई थी और इन्हीं विषयों के लिए हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि आपकी क्या क्या मांगे आप मुझे लिख के दे दो, हम पूरा कर देंगे 1 महीने के अंदर। अब 4 महीने गुजर गए, अब कह रहे हैं जी हम डॉक्टर हमारे पास आ नहीं रहे। अरे भैया, ये सारी की सारी बातें, उनकी सारी की सारी मांगे आपके पास 4 महीने पहले से रखी हुई हैं। ये पता नहीं कैसे लोग गलत बयानी कर रहे हैं। आपको उस पर कार्रवाई करना है। अब आपको डॉक्टरों से मिलने की जरूरत नहीं है, सिंपल वो सुविधाएं आपको वहां देना है जिससे मरीजों को सुविधाएं मिले। मेरा बहुत विनम्रता के साथ निवेदन है, चूंकि हम कहते हैं हमारी 3 सीट आई है, इनकी 67 सीट आई, बिल्कुल सही करें अलका जी, वास्तव हमारी 3 ही सीट आई है। कल से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र है, कल से 1 हफ्ते का सत्र होने जा रहा है। आप सबसे पहले इन डॉक्टरों की जो समस्या उसको सॉल्व करिए। मरीजों का जितना बुरा हाल हो रहा है, हॉस्पिटल में पानी नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, हॉस्पिटल में लाइट की क्राइसिस हो गई है। बहुत सारे हॉस्पिटल में लाइट जा रही है, वहां जनरेटर नहीं चल पा रहे, वहां जनरेटर के पास तेल नहीं है, वो समस्या आप दूर करिए। दूसरी बात, आप कहते नहीं जी भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम है। आपने कहा था
पिछले 4 साल तक आपने प्लीज अलका जी प्लीज, अलका जी थोड़ा सा, अरे अलका जी थोड़ी सी सब भेजाइए, कार्रवाई कराऊंगी। अलका जी मुझे पता है आजकल आप संजय सिंह जी से बहुत गुरमंत्र ले रही, मुझे पता है, थोड़ा सब भेजाइए प्लीज। अरे मैं हल देना चाहती हूँ। हाँ अरे सुनिए तो, हल देना चाहती मेरी बात सुनिए, मुझे मालूम है विधानसभा का सत्र आ रहा है, आप जन लोकपाल पास करिए, आप सारे टैंकर माफिया को जेल भेजिए, आप अगर बीजेपी का भ्रष्टाचार सिद्ध होता है उसको जेल भेजिए, आप ले आइए ना। कहाँ जनरेटर? आपने 4 साल आपके मुख्यमंत्री ने घूम घूम के पूरे देश में माला जपा था, 4 साल आपने बोला था कि जिस दिन जन लोकपाल आएगा 80% भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, आप लाइए, खत्म करिए, है आपके अंदर हिम्मत, आप नहीं लाएंगी। आपके करीब 22-23 भ्रष्ट विधायक, उनको आप बचाना चाहते हैं इसलिए आप नहीं ला रहे हो। मेरा केवल एक निवेदन है, पानी नहीं है, बताइए ना। आप शिक्षा के मामले में इतना बड़ा धोखा दे रहे हो, आप शिक्षा के मामले में रेडियो पर प्रचार कर रहे हो, हमको आप सुझाव दो। अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, आप एक जज को अंदर में कमेटी बैठाइए, जज डिसाइड करेगा कौन सी स्कूल कितनी फीस लेगा। आप नहीं करना चाहते हो, आप बिजली के मामले में, पानी के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में केवल और केवल राजनीति कर रहे हो, आप जमीन पे काम नहीं कर रहे हो, आप केवल काम की चर्चा कर रहे हो, काम का प्रचार कर रहे हो, जनता का गाढ़ा पैसा आपने दौरा ही नहीं किया, जनता का पसीने का पैसा केवल आप प्रचार के लिए फूंक रहे हो, अपना चेहरा चमका रहे हो, अपनी आप ब्रांडिंग कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो आप। अरे उपाध्याय जी, पेशेंट की चिंता करिए ना, किसको पानी नहीं मिल रहा। मैंने नवजोत बहुत बार देखा है कि मैंने आपको पैनल में इस तरह से डिबेट खराब करता है, अस्पताल की तस्वीर आपको दिखाई और वहीं से लोगों की राय भी सुनवाई है। एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी, देखिए पिछली बार जब विशेष सत्र आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुलाया था तो वो ज्यादा सत्ता हथियाने के लिए और अपने अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए बुलाया था। मुझे पूरी आशा है कि अलका लांबा जी जितनी मुस्तैदी से टेलीविजन चैनल पर चिल्ला रही हैं, उतनी मुस्तैदी से कल विधानसभा में खड़े होकर न सिर्फ डॉक्टर्स की समस्याओं का हल भी ढूंढेंगी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए भी कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, जन लोकपाल के लिए कदम आगे बढ़ाया जाएगा, जिसकी तर्ज पर इन्होंने 49 दिन की सरकार को छोड़ा था। और उसी के साथ साथ जो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते थे, मोहल्ला कमेटियों को अधिकार देने की बात करते थे, स्वराज बिल के माध्यम से उसे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। अगर आज अलका लांबा जी ये कह रही है यहाँ पर कि दिल्ली में बिजली पानी का संकट नहीं है, कि बिजली कंपनियों ने ये ऐलान नहीं किया है कि जुलाई से 6% बिजली के बिल में इजाफा होगा, तो मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी जी को समय आ गया है। डॉक्टर्स की समस्या 4 महीने से पेंडिंग है, आज तक उन पर एक भी कदम सकारात्मक नहीं उठाया गया है। ये आज की सच्चाई है, इसे बदलने के लिए अलका लांबा जी और अरविंद केजरीवाल जी को काम करना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि अगर एजिटेटर्स को एडमिनिस्ट्रेशन दी जाती है, प्रदर्शनकारियों को प्रशासन सौंपा जाता है, तो वो काम कर सकते हैं। ये असंतुष्ट लोग जनता में भी असंतोष फैलाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी त्रासदी यही है। अलका जी कहना है या तो स्वराज की टोपी पहनना बंद करिए आप लोग, या तो स्वराज की टोपी पहनना बंद करिए, या तो आप स्वराज बिल ले आइए। आप क्यों स्वराज की टोपी पहना रहे हो? स्वराज की टोपी पूरी दुनिया को आपने पहना रखा है, लेकिन आप केवल उसमें काम नहीं कर रहे हो। चिंता मत करिए, आप बीजेपी में जाकर बैठ गए। अरे आपने कितने टैंकर माफिया पकड़े, पानी कितनी बड़ी क्राइसिस है, कितने टैंकर माफिया पकड़े आपने? एक भी टैंकर माफिया पकड़ा क्या आपने? लोग आपकी हकीकत को जानते हैं। और देखिए जो मौका पर इसके लिए जवाब अभी तक नहीं मिला रहा, किसी भी राज्य से 15 साल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर